क्लास 9। अब हम देखते हैं आज जो हमारा पढ़ने का टॉपिक है वो है शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद को हम पढ़ेंगे। तो शब्द भेद में शब्द कहते किसे हैं, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि वर्णों के वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो वर्ण कहलाती है। और वर्ण के हम कभी जो है खंड खंड नहीं कर सकते, हम उसे तोड़ नहीं सकते। अक्षरम नाक्षरम, ठीक है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षर कहलाता है। तो अब शब्द कैसे हैं, तो शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो अथवा दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। अब शब्द जैसे कि का एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। ये तीन अक्षर हो गए हमारे, का मा ला। ठीक है, अब हम इनको मिला दें, ठीक है, और हम इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, हमने देखा कि सब वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन कुछ अर्थ के आधार पे, कुछ कभी किसी के आधार पे हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अर्थ शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो 1 2 3 4 चार तो ये हो गए। इसके बाद अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब अर्थ में दो अक्षर हैं, एक और दो, तो इसके दो भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक। ये हम फिर काम कर सकते हैं कि अर्थ के कितने भेद हैं, तो अर्थ के दो भेद हैं। इसके बाद हम देखें तो व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, अधिकांशतः उत्पत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, तीन तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद नंबर 3 पे आता है स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये चार हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के हुए, चार प्रकार के। तत्सम क्या है, इस समय मैं बताऊंगा आपको। प्रयोग के आधार पर हम देखें, जो हमारा चौथा नंबर का भाग है वो है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी, सिर्फ दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी को समझने का, विकार है ना, यानी कि इसका मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। और अविकारी जिसमें नहीं परिवर्तन। तो ये तो हुए हमारे इनके आधार पर भेद। अब हम एक तरफ से इनको पढ़ लेते हैं कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है ना, ये सब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या है हमारा, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर दो हो गए, सार्थक शब्द और हमारा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, तो सार्थक, ठीक है, सार्थक माने समाने सहित अर्थ। ठीक है, इसे कहेंगे हम अर्थ सहित, क्या कह देंगे इसे, अर्थ सहित। यानी कि वह शब्द या ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनका कोई अर्थ है, वह होते हैं हमारे सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द में निर इसमें उपसर्ग है, यानी कि नहीं अर्थ के, या फिर बिना अर्थ के। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका मतलब बिना अर्थ के हैं, शब्द तो हैं लेकिन कोई उनका अर्थ नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्द। शर्त में जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाएगा नमक, कनक,
जो भी है शब्द, घर, नल, इन शब्दों के एक अर्थ निकलता है। नमक कहने से हमें एक चीज वस्तु का बोध हो जाता है, एक पदार्थ का। कनक कहने से भी सोना है, घर है मैंने घर कहने से नल, नल, इनका क्या अर्थ है। अगर हम इन्हीं को कर दें, यहाँ पे उल्टा लिख दें लन, हमने क्या पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्द तो बन गया, ये वर्ण मिल गए, लेकिन इसका कोई अर्थ है नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निरर्थक शब्द। ठीक है ना, तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे और हम देखें तो हम चूं बोल देते हैं, चूं, अथवा हम और भी शब्द बोल देते हैं, हल्ला गुल्ला, हल्ला और गुल्ला, है ना। कुछ शब्द निरर्थक शब्द हमारे जो है लग जाते हैं, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे, है ना। और देखिए जैसे चर, है ना, ये सब क्या है, ये निरर्थक होते हैं। ठीक है, तो जिनका अर्थ है वो सार्थक, जिनका अर्थ नहीं है वह निरर्थक होंगे। ठीक है, अगर हम अब आगे देखते हैं, हाँ अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे, है ना। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है कि रूढ़ शब्द कहते कैसे हैं, फिर तो रूढ़ में दो ही अक्षर आते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जिसको हम तोड़ दें, तोड़ने का मतलब है कि शब्द का वर्ण विच्छेद कर दें, संधि विच्छेद कर दें, हम उसको अलग अलग करने की कोशिश करें और फिर अलग करने के बाद उसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, कोई अर्थ ना निकले तो वह, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गई कि जिन शब्दों को अलग करने पर, विच्छेद करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोनों शब्दों का, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे देखें कि और जिन शब्दों को खंड में नहीं किया, जैसे घर मान लीजिए, घर शब्द है, अब हम इसको अलग करेंगे तो घा अलग कर दिया, रा हमने अलग कर दिया, घा का कोई अर्थ है नहीं, रा का कोई अर्थ है नहीं, लेकिन मिलकर के एक अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को अलग करने पर कोई अर्थ न निकले तो वह हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई अर्थ ना निकले जब, ठीक है, तो ये प्रकार से हो गया। ठीक, और आगे देखेंगे तो हम इसमें हम पढ़ सकते हैं, जैसे मोर, मोर शब्द है, मोर अलग कर दीजिए, रा अलग कर दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, तो हम खंड करने पर, अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले तो वह शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, नल है, खीर है ना, ठीक है, मकान है, पानी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं, घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा है, मन है, ठीक है, चाल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई भी रूढ़ शब्द को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वे क्या कहलाते हैं हमारे, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द कहते हैं जुड़ना, योग से मिल करके, है ना, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूँ नोट्स में, अभी समझा रहा हूँ कि यौगिक का मतलब मेल, योग, जो जहाँ पर शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, या दो शब्द अलग अलग जुड़ करके एक शब्द को बनाते हैं और उनका पूरा अर्थ निकलता है, वह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे शब्द है हमारा देव यानी देवता, शब्द है हमारा आलय, ठीक है, मिलाएंगे तो शब्द बनता है हमारा देवालय, है ना, जिसका अर्थ होता मंदिर। अब देवालय अर्थ का हम देखें, अगर हम इसको खंड खंड करें, रूढ़ तो नहीं है ये, हमने इसको खंड खंड किया, देव अलग कर दिया, आलय हमने अलग कर दिया, हमने देखा कि देव का भी एक अर्थ निकल रहा है और आलय शब्द का भी एक अर्थ निकल रहा है, निवास स्थान, घर आदि, आवास, तो दोनों को मिला के शब्द बनाया देवालय, तो यौगिक हो गया, मिलकर के बना है और इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो शब्द दो अथवा दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो जिसका कोई एक अर्थ निकलता है दोनों खंड करने पर भी, वह हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक और, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे भोजनालय, ठीक है, भोजनालय, ठीक है, मैस जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में, भोजनालय का मतलब हो गया यहाँ पे भोजन, हम इसको अलग कर रहे हैं अब, ठीक है, भोजन प्लस आलय,
इसका तो वही अर्थ है, भोजन माने खाना हो गया, दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, एक शब्द बनाया हमने मिला करके भोजनालय, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये शब्द कैसा हो गया हमारा, यह शब्द हमारा यौगिक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या समझे कि जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और जो दो शब्दों से अधिक मिलकर के बना हो और दोनों खंड करने पर अर्थ निकले वह हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे देखेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हिमालय, है ना, हिमालय, पाठशाला। ठीक है, हिम आलय बर्फ का घर, पाठ और शाला, यहाँ पाठ पढ़ा है ना, पाठशाला, गौशाला। ठीक है, गौशाला, गौ का एक कसक गाय और शाला। ठीक है, जहां पर जिन शब्दों का विच्छेद करने पर बराबर अर्थ निकले और दो शब्दों से मिलकर बना हो वह हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद, यौगिक के बाद योग रूढ़। अब योग रूढ़ शब्द, तो हमने तक क्या पढ़ा, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ विच्छेद करने कोई अर्थ न निकले, यौगिक दो शब्दों से मिलकर बना हो, दोनों खंडों का अर्थ निकले। अब हम योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ की बात करते हैं। तो योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि यह होता यौगिक की तरह ही है, ये दो से अधिक से मिलकर बन सकता है, लेकिन यह अपने अर्थ को न निकाल करके कोई विशेष अर्थ को निकालेगा। मतलब शब्द है लेकिन वो कोई विशेष अर्थ को बताएगा, किसी अन्य की बात करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, उस समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, और अभी आपको बताता हूँ कि योग रूढ़ शब्द क्या है, कि यह विशेष अर्थ को, ठीक है, यह क्या करेगा, विशेष अर्थ को क्या करेगा, प्रकट करेगा। ठीक है, या बतलाएगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे पंकज। अब पंकज शब्द एक नाम हो गया, पंकज, है ना, पंकज भाई, पंकज दराई नाम हो सकता है, लेकिन पंकज शब्द का सामान्यतया अर्थ क्या होगा कि पंक माने तालाब और जा माने उत्पन्न होना। जो तालाब में उत्पन्न होता है वो पंकज, यानी कि कमल, अथवा कुछ और भी हो सकता है जो तालाब में बेल आदि उत्पन्न होते हैं, तो कमल को हम पर्यायवाची पंकज कहा जाता है। ठीक है, हम जैसे कह सकते हैं यहाँ पे दशानन। ठीक है, और दशानन में क्या है, दशानन भाई इसका शब्द का अर्थ क्या है, 10 काउंट, और आनंद मुंह है, जिसके 10 मुंह हो भाई, जिसके 10 मुंह हो वो दशानन। लेकिन इसको पढ़ने से हमें किसका बोध हुआ, रावण का बोध हुआ कि भाई रावण दशानन था। तो यह किसी अन्य को बोध करा रहा है, किसी अन्य अर्थ को दिखला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे कि हम और कह सकते हैं, हम लंबोदर, भगवान गणेश को कहा जाता है, और लंबा है जिसका पेट, बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसका अपना अर्थ निकाल करके ये क्या कह, लंबोदर यानी कि गणेश जी। ठीक है, तो ये किसी अन्य अर्थ को यहाँ पर ये बतला रहा है, तो वह शब्द जो किसी अन्य अर्थ को बताते हैं हम कह सकते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संसद भवन। ठीक है, संसद किसमें आएगा, अब संसद कहने से कोई आम भवन नहीं है, कोई आम घर नहीं है, कोई आम सभा नहीं है, संसद एक विशेष है ना, और ये क्या कह रहा है, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला है। तो जिन शब्दों से विशेष अर्थ का हमें उद्योत होता है वह योग रूढ़ कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, है ना, किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों की तरह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे त्रिनेत्र धारी। ठीक है, अब त्रिनेत्र धारी का मतलब 3 आंखें धारण करने वाला। तो अब ये क्या, इसका कहने से भगवान शिव, किसका बोध होगा, भगवान शिव का, ये विशेष अर्थ को बता रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बस यही है इसमें कि रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, यौगिक शब्द मिल करके बने हो और खंड करने पर, विभाजित करने पर दोनों का अर्थ निकले। योग रूढ़ हो तो यौगिक की तरह ही, लेकिन किसी विशेष अर्थ को बताएं, वह योग रूढ़ कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो है वो स्त्रोत के आधार पर, लेकिन स्त्रोत के आधार पर अभी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के, क्योंकि स्त्रोत का आधार का थोड़ा बड़ा है, उसे हम कल पढ़ेंगे। अभी हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं।
प्रयोग क्या था, मैंने आपको क्या बताए थे, दो, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी माने जिसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन, विकार है ना, कमी। जो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, कमी हो जाना, है ना, कुछ में चीज में कमी आ जाना, परिवर्तन हुआ, वही मोटा है पतला हो गया, पतला है मोटा हो गया, कैसा भी है, तो वो जो परिवर्तन हो कहलाएगा वो विकारी शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द हमारे संज्ञा भी हो सकता है ना, वचन में भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जैसे लड़का शब्द है, लड़का को हम परिवर्तन करना है तो क्या कर देंगे, हम लड़के कर देंगे। कविता शब्द है, कविता को क्या कर देंगे, हम कविताएं कर देंगे। तो वह शब्द जो बदल सकते हैं, बदलना किस में है, वचन में, या उनका लिंग बदल जाए, लड़के से लड़कियां बन जाए। ठीक है, तो ऐसे भी है ना, तो जिनमें परिवर्तन हो जाता है वह हमारे क्या कहलाते हैं, कि विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे और देखिए आपका अच्छा शब्द है, ठीक है, अच्छे बन जाएगा, अच्छे हैं, है ना, अथवा आपका स्त्रीलिंग में हम बना देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिन शब्दों में वचन का परिवर्तन, संज्ञा का परिवर्तन अथवा विभक्ति परिवर्तन, कारक परिवर्तन जी जो हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं, अविकारी, तो अविकारी में आ माने नहीं और विकार माने परिवर्तन। ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वह शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी, विकारी जिनमें परिवर्तन हो जाता है, तो अविकारी माने नहीं परिवर्तन। ठीक है, तो वो कैसे शब्द होंगे, वो हमारे अव्यय शब्द होंगे, है ना, अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ये शब्द होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिनके वचन, जो शब्द लिंग रूप वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते, है ना, जैसे हमारा प्रतिदिन, धीरे धीरे, ठीक है, ये शब्द, परंतु, ठीक है, इधर, यहाँ, ठीक है, ऐसे शब्द। अब प्रतिदिन, हम प्रतिदिन नहाता है, वे सब प्रतिदिन नहाते हैं, वह प्रतिदिन नहाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यह शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, वे सब धीरे धीरे दौड़ते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही परंतु, इधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, ठीक है, यद्यपि, तथा, जैसे, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका एक रह गया है हमारा, उसको जो है हम कल पढ़ेंगे और उससे आगे वाला चैप्टर भी कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह रह गया हमारा तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये वाला चैप्टर रह गया है। ठीक है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो अभी बस इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, काम को पूरा करिएगा। ठीक है।